और फ्रेंड्स इस वक्त देख सकते हैं हमारे पास है जी जो डोलेंस है, डोलेंस कंपनी का इन्वर्टर है जी, मेगा T3 इन्वर्टर। तो ये देखें जी, इसके डिस्प्ले पे E1 का एरर आ रहा है। तो मुकम्मल तफसील बताते हैं आपको कि जब ये एरर आता है इसकी क्या वजह होती है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो E1 एरर कोड है ये है जी इंडोर का फॉल्ट, और इंडोर के पीसीबी में फॉल्ट होता है, और इसके अलावा जो इसका सेंसर है वो फॉल्टी हो जाता है, तो फिर ये फॉल्ट आता है। लेकिन कौन सा सेंसर फॉल्टी होता है वो बता देते हैं आपको, इसको पीसीबी को बाहर निकाल के। अब यहाँ पे देखें पीसीबी को मैंने इंडोर यूनिट से बाहर निकाल लिया है। तो इसका देखें ये कनेक्टर जो है वो CN6, देखें ये जी, ये CN6 जो कनेक्टर है, जब इसके ऊपर लगा हुआ ये सेंसर है, और कौन सा सेंसर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें यही साइड जो हमारे लेफ़्ट साइड पे है, ये सेंसर अगर फॉल्टी हो जाएगा तो ये आपको जो है वो E1 एरर देगा। और ये जो सेंसर है ये है जी रूम टेम्परेचर सेंसर। तो देखें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, और ये येलो कलर का आगे से, और बैक साइड से ये ब्लैक कलर की वायर है। तो अगर ये ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा किसी भी वजह से, तो ये आपको E1 का ही एरर देगा। या फिर ये कनेक्टर ही अगर अपनी जगह से हिल जाएगा या निकल जाएगा, या वायर किसी वजह से कट जाएगी, तो फिर भी E1 ही एरर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे चूँकि इसके यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं, अगर यहाँ पे पीसीबी के अंदर 5 वोल्ट यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे किसी भी वजह से, तो फिर ये भी E1 एरर ही शो करेगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो फिर इसको सेंस नहीं कर पाएगा, और ये माइक्रो कंट्रोलर को पैगामात नहीं दे पाएगा कि इस वक्त रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो इसलिए इसको चेंज कर लें तो आपका ये फॉल्ट जो है वो दूर हो सकता है और इनके सही हो सकता है। इसके अलावा इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू की बात करते हैं, तो आगे चल के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसकी करेक्ट जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये ख़राब हो जाएगा तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि ये इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसलिए वीडियो में आप आगे जान जाएंगे कि इसकी करेक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आपने E1 की एरर के बारे में देखा कि कितनी आसानी से हमने उसको सॉल्व कर लिया, इसी तरह से आप जो बारी है वो है जी E2 की। तो देखें ये भी डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तो E2 को कैसे हल किया जा सकता है जी, तो चलें इसके बारे में भी आपको मुकम्मल जो है वो तफसील दे देते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए जी E2 एरर की, तो E2 एरर भी इंडोर पीसीबी का ही एरर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फिर से एक दफ़ा CN6, तो ये देखें इसी का एरर है, लेकिन किस चीज़ का, तो ये E1 के लिए था, लेकिन ये इसके साथ वाला जो सेंसर है ये जी E2 एरर के लिए मौजूद है। और ये जो है पाइप कॉइल सेंसर है, अगर किसी वजह से ये फॉल्टी ओपन शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये आपको E2 एरर देगा। और ये E2 एरर के लिए देखें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पाइप कॉइल सेंसर है ये अपने वेपरेटर के ऊपर लगा होता है, और ये अंदर जो है वो कवर खोल के आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं खोल लूँगा इसको, आगे चल के वीडियो में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अगर ये किसी वजह से ओपन शॉर्ट सर्किट फॉल्टी हो जाएगा तो आपको E1 ही एरर देगा। और इसी तरह से जैसे मैंने E1 के लिए बताया कि 5 वोल्ट मौजूद ना हो, इसके अलावा ये अपनी जगह से हिल जाए, तो आपको E2 एरर शो हो सकता है। तो इस वजह से इसको चेंज कर लें, तो उम्मीद है कि ये आपका एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आगे चल के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि करेक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू का लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाई या लो रेजिस्टेंस में लगा देंगे तो यूनिट जो है वो डिफरेंट और प्रॉब्लम से कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पाइप कॉइल सेंसर है वो लगा कहाँ होता है जी। तो देखें ये है जी पाइप कॉइल सेंसर, जो कि जिस पाइप के साथ लगा हुआ है। और इसका काम क्या होता है, इसके दो काम होते हैं। एक काम है कि अगर बिल्कुल भी वेपरेटर में कूलिंग नहीं आ रही तो माइक्रो कंट्रोलर को खबर देता है कि भाई यहाँ पे जो है वो कूलिंग मौजूद नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा कूलिंग आ रही हो तो फिर भी यही सेंसर जो है वो काम कर रहा होता है और बता रहा होता है माइक्रो कंट्रोलर को कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूलिंग आ गई है, तो कंप्रेसर को जो है वो स्लो कर दो। और अगर तेज़ करना हो तो फिर ये कूलिंग ना हो तो फिर उसको कहता है कि भाई ये इसको तेज़ कर दो ताकि यहाँ पे कूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जा सके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी इनकी जो E1 और E2 के जितने सेंसर्स हैं इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि उनको ठीक किया जा सके। तो यहाँ पे देखें मैंने पूरा सिस्टम यहाँ पे रेडी किया हुआ है। इस वक्त मेरे पास 25.9 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त इस पानी का, जिसमें ये सेंसर पड़े हुए हैं। तो इन NTC और PTC सेंसर को कैसे टेस्ट किया जाता है इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, तो कंप्लीट आप उसको वीडियो को देख के तो सेंसर्स को टेस्ट करना सीख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेरा फोकस जो है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू पर है। तो देखें सबसे पहले जो
हम आपको बताएंगे कि इस रूम टेम्परेचर सेंसर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए। तो इसको अभी चेक कर लेंगे। तो देखते हैं ये कितनी वैल्यू आती है यहाँ पे। तो ये जी नीचे की तरफ भाग रहा है। तो ये देखें जी 26 डिग्री पे जो है वो 4.80 जो है वो वैल्यू आ रही है। तो अगर ये टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ये 5 डिग्री तक जा सकता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जी अगले सेंसर की। तो वो है जी पाइप कॉइल सेंसर। तो पाइप कॉइल सेंसर को भी चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो देखें इसको जब मैंने चेक किया, लगाया यहाँ पे, तो ये देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो ये देखें जी 26.2 डिग्री पे 4.87 किलो ओम्स इसकी वैल्यू आ रही है। और इसका मतलब है कि 5 किलो ओम्स का अगर आप लगा लेंगे तो ये बिल्कुल आपके यूनिट ठीक हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इसी तरह से जब यूनिट जो है डॉलन्स का मेगा T3 इन्वर्टर जो है वो चलते चलते बंद हो जाए और उसके डिस्प्ले पे देखें E6 एरर आना शुरू हो जाए तो फिर इसका क्या मतलब होता है। तो चलें इसके बारे में भी आपको मुकम्मल तफसील दे देते हैं, जैसे कि आपको दूसरे 2 एरर कोड बताए। अब E6 एरर जो है वो किस वजह से आता है जी। तो ये भी इंडोर यूनिट का ही फॉल्ट है, लेकिन किस तरह से कि देखें यहाँ पे ये इंडोर ब्लोर जो है वो इसके अंदर लगा होता है और ये ब्लोर जो है वो चलता है किस वजह से जी। वो चलता है जी इसके अंदर जो मोटर है वो लगी हुई है, तो वो उसको ऑपरेट करती है, तो चलती है, तो वो फिर आगे ब्लो जो है वो फेंकता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका अगर फीडबैक यानी कि ये मोटर जो है वो खुद ही काम ना करे तो फिर भी, और अगर इसका फीडबैक ख़राब हो जाए तो फिर भी जो है वो आपको E6 एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो होगा। तो देखें यहाँ पे ये जो कनेक्टर लगा हुआ है इसके ऊपर देखें ये कनेक्टर जो मुकम्मल तौर पे है ये जी इसका पावर सप्लाई कनेक्टर है और इसे जो इसके साथ कैपेसिटर है, अगर ये वीक हो जाएगा तो फिर भी मसला आएगा। इसके अलावा अगर इनमें से ये कोई एक तार कट जाए या इसमें इलेक्ट्रिक ना आए तो फिर भी ये मसला आएगा। और फैन मोटर अगर चले ना बिल्कुल तो फिर भी ये E6 ही एरर देगा। इसके अलावा देखें यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है और ये वायर्स लगी हुई हैं ब्राउन, ग्रे और येलो। तो ये तीनों वायर जो हैं ये जी फीडबैक की वायर्स हैं और इस कनेक्टर में लगी होती हैं। अगर ये किसी वजह से यहाँ से उतर जाए और ना लगा हो तो फिर भी आपको फीडबैक का ही एरर देगा। तो देखें यहाँ पे FG लिखा हुआ है और ग्राउंड। तो ये देखें ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हैं, लगी हुई हैं, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें FG और ग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि ये फीडबैक की वायर है, जो सेंटर वाली है ये फीडबैक की वायर है, यहाँ पे इस साइड पे ग्राउंड है और इस साइड पे 5 वोल्ट जो है वो PCB के अंदर जा रहे होते हैं, जो कि जो ब्लोअर मोटर है इसके अंदर एक जो कम्युनिकेशन या फीडबैक जनरेट करने वाला PCB लगा होता है। अब ये अगर वो किसी वजह से ख़राब हो जाता है या मोटर जाम हो जाती है तो ये मसला आपको आ सकता है। इस वजह से इस मोटर को चेक करने की ज़रूरत भी पड़ती है और इस PCB को भी कि यहाँ पे 5 वोल्ट भी मौजूद होने चाहिए और इसका जो ये FG और ग्राउंड है ये भी परफेक्ट होना चाहिए, तो फिर ये मसला हल होगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा मैंने बता दिया कि ये जो इसके कनेक्शंस हैं आपको प्रॉपर करने हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है। तो मोटर में क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं और कैसे आपने इसको ठीक करना है वो भी ज़रूर देख लें, तो आपका जो मसला है वो जल्दी हल हो जाएगा।